देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। आज खबरदार में हम कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का स्पीड टेस्ट करेंगे, जिसका पहला केस 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था और 3 हफ्तों में ही दुनिया के 59 देशों में ये फैल चुका। भारत में भी कोरोना के 33 केस सामने आ चुके हैं। ऐसे में आपको ओमिक्रॉन से खबरदार रहना जरूरी है। इसलिए आज हम आपको ओमिक्रॉन के खिलाफ भारत की रणनीति का रियलिटी चेक दिखाएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज कैसे ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ सुरक्षा का टीका साबित हो सकती है। इसके बाद हम आपको किसान आंदोलन के रंगारंग समापन कार्यक्रम की झलकियां भी दिखाएंगे। तीनों कृषि कानून रद्द होने की बूस्टर डोज मिलने के बाद आज दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने विजय दिवस मनाया, क्योंकि 1 साल तक चले आंदोलन के बाद वो अपनी मांगे मनवाकर घर लौट रहे हैं। लेकिन किसानों ने साफ कर दिया कि वो धरना खत्म कर रहे हैं, आंदोलन नहीं। ऐसे में आज हम आपको किसान आंदोलन के फ्यूचर प्लान की भी जानकारी देंगे। क्या आप कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से बेफिक्र हैं और क्या आपने कोरोना नियमों को हल्के में लेना शुरू कर दिया है? अगर ऐसा है तो आप खबरदार हो जाइए, क्योंकि 24 नवंबर को पहला केस पाए जाने के बाद यह वेरिएंट अब तक भारत समेत दुनिया के 59 देशों में फैल चुका है और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने चेतावनी दी है कि यह वेरिएंट तेजी से और भी देशों में फैलेगा। WHO ने अपनी साप्ताहिक महामारी विज्ञान रिपोर्ट में यह कहा है कि ओमिक्रॉन की वजह से पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमित मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने की जो दर है वो बढ़ सकती है। WHO ने आगाह किया कि इस वेरिएंट से मौत भले ही नहीं होगी, लेकिन लंबे समय तक पोस्ट कोविड समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। साउथ अफ्रीका से सामने आ रहे शुरुआती डेटा से पता चला कि ओमिक्रॉन से री इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है, यानी जिन लोगों को पहले कोरोना हो चुका है उन्हें ओमिक्रॉन दोबारा संक्रमित कर सकता है। ओमिक्रॉन के स्पाइक प्रोटीन में 30 से ज्यादा म्यूटेशन की वजह से नेचुरल इम्यूनिटी और वैक्सीन से बनी एंटीबॉडी भी कमजोर पड़ने की आशंका है। अब WHO ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ओमिक्रॉन के घातक होने की संभावना कम है, लेकिन डेल्टा वेरिएंट की तुलना में इसकी संक्रामक जो स्पीड है, संक्रमण फैलाने की रफ्तार, वो 5 गुना तक ज्यादा है। हालांकि अभी भी ओमिक्रॉन पर शुरुआती डेटा ही सामने आया है, लेकिन जिस तरह ये वेरिएंट तेजी से पूरी दुनिया में पांव पसार रहा है, उसे हमें भी गंभीरता से ही लेना चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली में 11 दिसंबर को ओमिक्रॉन का दूसरा केस मिला। पुणे में 3 साल की बच्ची ओमिक्रॉन से संक्रमित मिली। महाराष्ट्र तो भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट का हब बन चुका है, इसलिए आपको ओमिक्रॉन वेरिएंट से खबरदार रहना चाहिए। भारत में ओमिक्रॉन के 33 केस सामने आ चुके हैं, जिसमें से आधे अकेले महाराष्ट्र में दर्ज हुए हैं। शुक्रवार को देश में ओमिक्रॉन के 9 में से 7 केस महाराष्ट्र में मिले। इनमें से 3 केस मुंबई में पाए गए, जो तंजानिया, ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका से लौटे थे। बाकी 4 केस पिंपरी चिंचवाड़ में पाए गए, जो हाल ही में एक ओमिक्रॉन संक्रमित नाइजीरियाई महिला से मिले थे। महाराष्ट्र में शुक्रवार को 7 मरीज मिले, जिनमें से 4 का वैक्सीनेशन हो चुका है, जबकि 1 मरीज को अभी सिंगल डोज लगी है। इन नए मामलों के साथ महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल 17 केस हो गए हैं, जिसमें से 3.5 साल का एक बच्चा भी शामिल है। हालांकि महाराष्ट्र समेत देश भर में जितने भी ओमिक्रॉन संक्रमित के मामले मिले हैं, उनमें मामूली लक्षण पाए गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ओमिक्रॉन को लेकर पूरी गंभीरता बरत रही है। बीएमसी ने कई सारी टीमों को धारावी में तैनात किया है, वो रैपिड टेस्टिंग भी कर रही है। इसके चलते अब मुंबई पुलिस ने शनिवार और रविवार के लिए धारा 144 पूरे मुंबई शहर में लगा दी है। आपको बता दें, इस धारा का उल्लंघन किसी ने किया तो सख्ती से कार्रवाई मुंबई पुलिस कर सकती है। जो मुख्य कारण इसके बताए जा रहे हैं, ओमिक्रॉन का खतरा तो है ही, लेकिन AIMIM की एक बहुत ही बड़ी रैली आज मुंबई में होनी है, जिसके लिए मुंबई पुलिस ने पहले ही परमिशन नहीं दी थी। इसे तिरंगा यात्रा का नाम दिया जा रहा है। असुद्दीन ओवैसी और AIMIM के कई सारे जो कार्यकर्ता मुंबई पहुंच रहे हैं और इसका जो सीधा खतरा है वो कोविड केसेस के चलते हो सकता है। दूसरी अगर जो बात करूं तो संजय राउत ने अपशब्द का इस्तेमाल बीजेपी के लिए किया है, तो बीजेपी भी आज मुंबई में अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट करने वाली थी। तो कई सारे ये जो कारण है जिसके चलते मुंबई पुलिस ने शनिवार और रविवार के लिए धारा 144 पूरे शहर में लगा दी है।
देश में भले ही ओमिक्रॉन के सिर्फ 33 ही केस सामने आए हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स ओमिक्रॉन को लेकर पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ऐसे में कोरोना के प्रति लापरवाही अब सरकार के लिए भी चिंता का सबब बन रही है। हमने सबने मास्क पहना, खूब पहना, हम डर गए। हमने ये आदत अपनी ठीक रखी, लेकिन अब जरा उस तरफ अगर आते हैं हम, अगस्त हो गया, गिरना शुरू हो गया, सितंबर आ गया, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, हम लगभग उसी पोजीशन पे आज पहुंच गए हैं जैसे कि ये जो सर्ज आई थी हमारी, उसके शुरुआत में थे, मार्च में, फरवरी में। हम उससे भी इनफैक्ट नीचे हैं अकॉर्डिंग टू दिस एस्टिमेट। तो इन अ वे हम एक डेंजर जोन में फिर आ गए हैं, टेक्निकली स्पीकिंग। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ प्रोटेक्शन कैपेबिलिटी, from the point of view of the protection capability, we are now operating at a low level, an unacceptable level, and a risky level. ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। 100 बात की एक बात यह है कि ओमिक्रॉन से डरने की नहीं, बस खबरदार रहने की जरूरत है, क्योंकि ओमिक्रॉन के फैलने की रफ्तार बेहद खतरनाक है, जिससे तीसरी लहर आ सकती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज के 2 दिसंबर तक के आंकड़े बताते हैं कि इस वक्त देश में कोरोना की आर वैल्यू यानी रिप्रोडक्शन वैल्यू 0.95 है। 5 राज्यों तेलंगाना, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और मिजोरम में आर वैल्यू अभी भी 1 से ऊपर है। देश में मिजोरम में आर वैल्यू सबसे ज्यादा है, जहां लगातार 3 हफ्तों से आर वैल्यू 1 से ऊपर बनी हुई है। कर्नाटक में 1 हफ्ते के दौरान आर वैल्यू 0.94 से बढ़कर 1.09 हो गई है। तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु में भी आर वैल्यू बढ़ी है। आर वैल्यू ये बताती है कि कोरोना से संक्रमित एक व्यक्ति से कितने लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं या हो सकते हैं, और ओमिक्रॉन की संक्रमण फैलने की शक्ति डेल्टा से कई गुना ज्यादा है। जब डेल्टा वायरस आया था और डेल्टा प्लस वेरिएंट आया था, तो हम लोगों ने जो स्टैटिस्टिक्स निकाली थी उसमें 5 और 6 के बीच में R0 वैल्यू थी 5.6। इसका मतलब ये था कि डेल्टा से संक्रमित व्यक्ति 5 या 6 लोगों को एक समय में संक्रमण दे सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। ये उसकी इन्फेक्टिविटी का मापदंड है, मारक क्षमता का मापदंड नहीं है। जैसे कि अब ये ओमिक्रॉन आया है, इसकी इन्फेक्टिविटी रेट डेल्टा वायरस से 5 गुना ज़्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं R0 वैल्यू इसकी 30 होगी। ये गलत नहीं होगा कहना। राहत की बात यह है कि ओमिक्रॉन संक्रमण में बीमारी के गंभीर लक्षण नहीं होते, लेकिन जिस तेजी से यह फैल रहा है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ओमिक्रॉन की वजह से साउथ अफ्रीका में हर दिन सामने आने वाले नए इन्फेक्शन की संख्या पिछले 3 हफ्तों के दौरान दोगुनी हो चुकी है। ब्रिटिश हेल्थ डिपार्टमेंट का दावा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में ब्रिटेन में रोजाना आने वाले कोरोना केस में आधे ओमिक्रॉन वेरिएंट के होंगे। अमेरिका में भी ओमिक्रॉन 50 में से 19 राज्यों में फैल चुका है। एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि अगर भारत में भी ओमिक्रॉन को गंभीरता से नहीं लिया गया तो हालात बिगड़ सकते हैं। इसलिए एक बात अच्छे से समझ लीजिए, वैक्सीन के बाद भी 2 गज की दूरी और मास्क है बेहद जरूरी। ओमिक्रॉन के डर के चलते उत्तर प्रदेश में चिंताएं बढ़ गई हैं, लगातार बैठकें हो रही हैं। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं, ये कोविड कमांड सेंटर, यहां का लखनऊ डीएम ने बड़ी बैठक ली है। इसमें कई डिसीजंस लिए गए हैं, जिनमें 50 मीटर यानी 50 मीटर के दायरे तक अब मिनी कंटेनमेंट जोन रहेगा, जहां पर भी केसेस पाए जाएंगे बांस बल्लियों की बजाय रिबन से घेर दिया जाएगा घर को। संबंधित संक्रमित के घर के अगल बगल वाले मकान दायरे में होंगे, सभी की जांच, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। रिपोर्ट आने तक यह निगरानी रहेगी। पॉजिटिव व्यक्ति पृथकवास में रहेगा। नियम तोड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई भी होगी, और यदि पॉजिटिव व्यक्ति नजर बचाकर बाहर निकला तो मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मॉक ड्रिल से कोरोना की तीसरी लहर को परखेंगे, यानी कि जब ऑफिसर्स मॉक ड्रिल पर निकलेंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश में अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट का कोई केस नहीं आया है, पर जिस तरह से बैठकें चल रही हैं, मुस्तैदी प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से बढ़ा दी गई है। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक। भले ही भारत में ओमिक्रॉन के अब तक सिर्फ 33 केस ही सामने आए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ओमिक्रॉन के केस तेजी से बढ़ नहीं सकते। अगर एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि ओमिक्रॉन की वजह से भारत में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है,
इसकी ठोक वजह होगी। अब दक्षिण अफ्रीका का ही उदाहरण ले लीजिए, जहां 24 नवंबर को ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहली बार पुष्टि हुई, जो एक ही हफ्ते में दक्षिण अफ्रीका में चौथी लहर की वजह बन गया। 1 दिसंबर को दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के 8,561 केस आए, जबकि 1 नवंबर को सिर्फ 106 केस ही आए थे। यहां पर 30% कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, जबकि 24 नवंबर तक सिर्फ 2% टेस्ट ही पॉजिटिव आ रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमित मरीजों की संख्या 22,391 हो गई, जो इस बात की पुष्टि करता है कि वहां कोरोना की चौथी लहर का कारण ओमिक्रॉन ही है। अब ओमिक्रॉन के खिलाफ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वैक्सीन की बूस्टर डोज पर भी बहस छिड़ी हुई है। ब्रिटेन की हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने 581 ओमिक्रॉन केसेस के आंकड़ों के विश्लेषण से यह नतीजा निकाला कि कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण के खिलाफ 70 से 75% तक सुरक्षा वो दे सकता है। हालांकि इससे पहले ही दुनिया के 60 देशों में बूस्टर डोज लगने की शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन इसे लेकर भारत अभी वेट एंड वॉच वाले मूड में है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की एंट्री के साथ ही दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज पॉलिसी लागू हो चुकी है। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में तो बूस्टर डोज लगनी शुरू भी हो चुकी है। I say to all of you, got vaccinated 6 months ago, get your booster right away. We're seeing a lot more Americans do just that. 50 million people now have gotten their booster shots. And we're getting people their booster shots at a record pace, roughly 1 million people a day. Buy ourselves the time to get yet more boosters into arms, and especially in the older and more vulnerable people. दुनिया में 60 से ज्यादा देशों में बूस्टर डोज दी जा रही है और अब तो तमाम स्टडीज भी इशारा कर रही हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पर मौजूदा वैक्सीन कम प्रभावी है, लेकिन बूस्टर डोज से काम बन सकता है। What we see is after the booster dose, and that happens quite fast after the booster dose, in early analysis probably at 14 days and even up to just even 7 days. पूरी दुनिया में बूस्टर डोज को ओमिक्रॉन वेरिएंट की काट माना जा रहा है। हालांकि भारत में बूस्टर डोज को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। दरअसल ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड वैक्सीन के बूस्टर डोज को मंजूरी देने की मांग की थी, लेकिन सरकार की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने बिना क्लिनिकल ट्रायल के बूस्टर डोज को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। इसलिए पैनल ने कोरोना के बूस्टर डोज पर सीरम इंस्टीट्यूट से क्लिनिकल ट्रायल से जुड़े और ज्यादा डेटा की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल केंद्र सरकार बूस्टर डोज पर कोई फैसला लेने से पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर और ज्यादा जानकारी सामने आने का इंतजार कर रही है। रेगुलर मॉर्निंग 9:30 को एक्सपर्ट ग्रुप, देश में जो ख्यातनाम हमारे साइंटिस्ट लोग हैं, वो उसमें एक्सपर्ट लोग हर सुबह इस विषय पर डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं और दुनिया में क्या हुआ, क्या हो रहा है, जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट वायरस ज़्यादा है वहां हॉस्पिटलाइजेशन कैसा है और जगह पे कैसा है, इंडिया में उसके ऊपर नज़र रखी जा रही है, लेबोरेटरी में उसको ग्रो किया जा रहा है और उसके ऊपर इफेक्ट क्या हुई है वो चेक कर रहे हैं सारी दुनिया। आज उसके पर ओमिक्रॉन पर अध्ययन कर रही है और अध्ययन के आधार पर एक्सपर्ट लोग अपना ओपिनियन देंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने संसद में क्लियर कर दिया है कि भारत फिलहाल बूस्टर डोज पर जोर देने के बजाय ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन पर ही फोकस करेगा। वैसे वैक्सीनेशन की बात करें तो भारत में अब तक कोरोना वैक्सीन की 132 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी है, जबकि देश की 50% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। देश की 85% से ज्यादा वयस्क आबादी को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। वैक्सीनेशन पॉलिसी तय करने वाली बॉडीज ने यह भी कह दिया है कि बूस्टर डोज को लेकर भारत WHO के निर्देशों के आधार पर पॉलिसी तय करेगा। All governments should reassess and revise their national plans based on the current situation and their national capacities. Accelerate vaccine coverage in the most at-risk populations in all countries. मैं फिर एम्फसाइज करूंगा कि WHO का कोई स्टैंड बूस्टर डोज के लिए नहीं है। उसमें बिल्कुल क्लैरिटी है उनकी तरफ से। इट्स अंडर कंसिडरेशन और WHO हैज
clearly and emphatically highlighted the need to complete primary vaccination as the most important priority. And our thinking and our overall picture, our best understanding and our emphatic view is also aligned with the same approach that let's complete the task of vaccinating every adult with 2 doses. सूत्रों के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ बूस्टर डोज भारत में लग सकती है, लेकिन इसकी शुरुआत कब से होगी ये साफ नहीं है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि ओमिक्रॉन से बचने के लिए बूस्टर डोज से ज्यादा जरूरी है कोरोना गाइडलाइंस की बूस्टर डोज लेना। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ बूस्टर डोज पॉलिसी अपनानी चाहिए या अब इंतजार किया जा सकता है, इसे लेकर कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन इस बात को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट उन लोगों को भी संक्रमित कर रहा है जो कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं या पहले भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। यानी ओमिक्रॉन वेरिएंट से ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन और री इन्फेक्शन दोनों के चांस बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम ओमिक्रॉन से एक्स्ट्रा खबरदार रहें। अब हम आपको दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन के पैकअप की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, जहां घर वापसी से पहले आंदोलनकारी किसानों ने जीत का जश्न मनाया। राजशाही में किले की घेराबंदी किसी युद्ध को जीतने की सबसे अहम चाल होती है। लोकशाही में इसी को आंदोलन की मोर्चाबंदी कहा जाता है। किसानों ने इसी के दम पर दिल्ली के फैसलों का रुख मोड़ दिया, उसे वापस लेने पर मजबूर कर दिया। कृषि कानूनों पर दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा आंदोलन आखिरकार हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो गया। पहले सरकार ने कदम वापस खींचे, फिर किसानों ने आंदोलन को स्थगित करने का ऐलान किया और इसी का नतीजा है कि आज दिल्ली के बॉर्डर किसानों के जमावड़े से खाली हो चुके हैं। आज सुबह से यहां जश्न का लंबा सिलसिला चला, मिठाइयां बटी, नाच गाना हुआ और फिर घर वापसी का कारवां आगे बढ़ा। 15 महीनों का संघर्ष और जीत के साथ घर वापसी। धरती को चीरकर सोना पैदा कर देने वाले किसानों का विजय मार्च है ये। जिस ट्रैक्टर से खेतों में जुताई की थी, उसी से दिल्ली पर चढ़ाई की। दिल्ली के माथे पर हिंदुस्तान की मिट्टी लेपकर विजय गाथा लिखकर अब हो रही है किसानों की घर वापसी। जैसे सीमा पर जवानों की ललकार सुनाई देती है, वैसे ही किसानों की जीत की हुकार सुनाई दी। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से किसानों का पहला जत्था जो है वो बिजनौर के लिए रवाना हो चुका है। ये किसानों का जत्था है जो कि अब धीरे धीरे गाजीपुर बॉर्डर को रिलीज करते हुए अब बिजनौर की तरफ आगे बढ़ रहा है। राकेश टिकैत यहाँ पर आपको नजर आएंगे कि यहाँ पर अब खुशी खुशी घर लौट रहे हैं। माथे पर चमक, चेहरे पर रौनक, जीत की ठसक और अपने उसी हक को हासिल करने के बाद वो लौट रहे हैं जिसके लिए वो सर्दी, गर्मी, बरसात हर मौसम से लड़ गए, हर परिस्थिति से भिड़ गए, लेकिन जीत हासिल की, मुकम्मल हासिल की। जगह जगह लड्डू बांटे और ढोल नगाड़ों की थाप गूंज उठी। इसी ढोल की थाप पर किसान अपनी जीत की खुशी में जमकर थिरके। लड़के की शादी में जैसे उसके पिताजी को खुशी मिलती है, उससे भी ज्यादा खुशी आज हमें। दिल्ली जित लिया, जंग जित गए सी, दिल्ली जित गए सी, बहुत बार पहला भी जीती है। हुण हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान दोबारा फिर जीती है। जैसे युद्ध जीतकर लौटे जवानों का स्वागत फूल मालाओं से होता है, ठीक वैसे ही किसानों का विजयी जत्था जिस रास्ते से गुजरा, वहां उनका स्वागत फूलों से किया गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंघू बॉर्डर पर। सुबह से ही यहाँ से किसान पंजाब के लिए कूच कर चुके हैं और अभी भी कूच लगातार जारी है। दोपहर का समय हो गया है लेकिन जोश बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है। वापसी कर रहे हैं। यस, आज हम जीत गए हैं
तो उसकी हमें बहुत ज्यादा खुशी है। हालांकि हमारे 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं, तो उनके अमर रहने की ये फतेह विजय आज हमने मतलब हमारी फतेह जो हुई है उसका ये फतेह विजय लेके जा रहे हैं आज हम। किसान यहाँ से वापस जा रहे हैं पंजाब की तरफ, लेकिन मैं आपको एक खास चीज दिखाने वाली हूँ, वो है ये ट्रॉली, जो कि सबसे बड़ी ट्रॉली थी यहाँ पर इस पूरे आंदोलन में, जो इस वक्त यहाँ से जा चुकी है, और ये सबसे बड़ी ट्रॉली थी जो यहाँ पर थी। किसानों की घर वापसी के रास्ते में कोई रोड़ा न बन सके, इसकी पूरी तैयारी की गई है। जाम न लगे, कोई हंगामा न हो, इसके लिए भी व्यवस्था बनी हुई थी। देखा जाए तो बड़ी संख्या में किसान आंदोलनकारी आज ही डीजे की धुन पर थिरकते हुए अपने घर लौट रहे हैं। लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि अभी पूरी तरह से घर वापसी में कुछ समय लगेगा। आंदोलन से संघर्ष से समाधान की तरफ गए और समाधान होकर घर की तरफ जा रहे हैं, तो एक खुशी है। अगले महीने की 15 जनवरी को एक मीटिंग है, उसमें एसकेएम के सभी लोग उसमें आएंगे और पूरा वर्क आउट करा जाएगा कि सरकार से समझौता आया उसमें क्या क्या हुआ, और जब तक उनके पास में भी टाइम है। 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग मान ली गई। नई लिस्ट में शामिल नई मांगों पर भी सरकार ने कमेटी बना दी, तो कोई वजह नहीं बचती थी कि दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन को जारी रखा जाए। जी, वापसी तो अभी घर नहीं है, अभी हरमंदिर साहब जाएंगे, पर यहाँ से आज जथा चला है, 15 तारीख तक हरमंदिर साहब पहुँचेंगे। किस तरह देखते हो एक साल आंदोलन का जो दिल्ली की सीमाओं पर बीता? देखिए, इस एक साल में बहुत से लोगों ने, हमारे किसान मजदूर भाइयों ने तकलीफें सही हैं, बहुत सी शहीदियाँ इस आंदोलन में हुई है। किसान मोर्चा की बैठक में घर वापसी के ऐलान के साथ सिंघू, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर से किसान घर लौटने की तैयारी में जुट गए थे। अस्थायी टेंट हटाए जाने लगे थे, सामानों को फिर से ट्रैक्टर में रखा जाने लगा था। सिंघू बॉर्डर पर खुशी की एक लहर सी दौड़ गई है। कई सारे सिख अब यहाँ पे झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। ट्रैक्टर के ऊपर यहाँ पे भांगड़ा पाया जा रहा है। ये सब इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि अब किसानों ने ये ऐलान कर दिया है कि वो अपने घर की तरफ घर वापसी का रुख मोड़ लेंगे, घर वापसी की तरफ चलना शुरू कर देंगे। आंदोलन के दौरान अस्थायी टेंटों को अपने स्थायी घर बना लेने वाले किसानों ने बेहद मुश्किल मौसम का सामना किया। कोरोना की सबसे भीषण तबाही के दौरान भी वो अपने मकसद के लिए हाईवे से हिले तक नहीं, डटे रहे। आज जब वो अपने संघर्ष में विजयी होकर घर लौट रहे हैं तो वो संतुष्ट महसूस कर रहे हैं। दुनिया के तमाम बड़े आंदोलनों में से एक आंदोलन जो कि भारत में हुआ, किसान आंदोलन, सिर्फ देश ही नहीं दुनिया भर की निगाहें इस आंदोलन पर टिकी हुई थी। और ये आंदोलन अब अपने 380 दिनों के संघर्ष के बाद खत्म हो गया है और एक सकारात्मक तस्वीर, एक सुखद खबर यहाँ से मिल रही है। वो ये कि किसान अब खुशी खुशी अपने घर, अपने खेत खलिहान वापस लौट रहे हैं। किसान नेताओं की माने तो आंदोलन फिलहाल स्थगित किया गया है क्योंकि सरकार ने मांगों को मानने की बात कही है, और अगर सरकार पीछे हटती है तो आंदोलन फिर होगा। फिलहाल तय किया गया है कि 12 दिसंबर को किसान नेता चंडीगढ़ में इकट्ठा होंगे। 13 दिसंबर को किसान अमृतसर स्वर्ण मंदिर जाएंगे। 14 दिसंबर को हरियाणा पंजाब के धरने खत्म कराए जाएंगे। 15 दिसंबर को राकेश टिकैत भी घर लौटेंगे। 16 दिसंबर को गाजीपुर बॉर्डर पूरी तरह से खाली हो जाएगा। 15 जनवरी को एसकेएम की समीक्षा बैठक होगी। किसान आंदोलन खत्म हुआ तो ऐसे में किसानों की वापसी के साथ रास्ता खुलने की कवायद भी शुरू हो जाएगी। फिलहाल यहाँ पर अब टेंट हटने शुरू हो चुके हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, और यहाँ पर किसान शनिवार को अपने घर की तरफ वापसी करेंगे। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को होगा जो इंदिरापुरम में, वैशाली में, गाज़ियाबाद में, नोएडा में रहते हैं और रोज़ाना इसी रास्ते से 1 साल से गुजर रहे थे, जिनका 15 मिनट का सफ़र 1 घंटे का हो गया था। अब वो लोग राहत की सांस ले रहे हैं कि रास्ता खुल जाएगा तो वो आसानी से अपने गंतव्य तक जा पाएंगे। किसान आंदोलन खत्म होने का ऐलान होने के साथ ही ये तय किया गया था कि 11 तारीख को किसान विजय मार्च निकालते हुए घर लौटेंगे। लेकिन तमिलनाडु चॉपर क्रैश में जान गंवाने वाले जवानों के अंतिम संस्कार की वजह से ये योजना आज के लिए टाल दी गई थी। किसान एक जत्थे की तरह अपनी मांगों को लेकर दिल्ली पहुंचे थे और एक जत्थे की तरह ही अपने अपने घर लौट रहे हैं।
आंदोलन खत्म होने के ऐलान के साथ गाजीपुर, सिंघू और टिकरी तीनों बॉर्डरों से अस्थायी टेंटों को हटा लिया गया है। आज सुबह इसमें और तेजी आई। सिंघू बॉर्डर में किसानों के मुख्य मंच को भी आखिरकार हटा लिया गया। 1 साल से जारी किसान आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चलता रहा। कई बार हंगामे की स्थिति भी बनी। ऐसे में ये बड़ी चुनौती थी कि किसान आंदोलन खत्म होने के बाद शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से उनकी घर वापसी हो। फिलहाल किसान उत्साह और जीत की खुशी के साथ अपने अपने घर लौट रहे हैं। दिल्ली से सुशांत मेहरा, मलिका मल्होत्रा, ऐश्वर्या पालीवाल, श्रुतिका और वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। आज देश के पहले सीडीएस विपिन रावत की संपूर्ण जीवन चक्र पूरा हो गया। कल उनका अंतिम संस्कार किया गया था। आज सीडीएस रावत और उनकी पत्नी मधुलिका की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया गया। मां भारती के सपूत के इस आखिरी कर्मकांड को उनकी बेटियों ने ही पूरा किया। विपिन रावत की दोनों बेटियों ने ही अपने पिता और मां की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया। मिट्टी से बना ये तन मिट्टी के लिए लड़ा और अब मिट्टी हो गया। किसी सैनिक के लिए इससे बड़ा कुछ नहीं होता। कल सीडीएस बिपिन रावत का अंतिम संस्कार किया गया था। आज इसी बरार स्क्वायर शमशान घाट से उनकी अस्थियां उठाई गई। हिंदू परंपरा का निर्वहन सीडीएस रावत की दोनों बेटियों ने किया। अस्थियों को मटके में भरकर लाल कपड़े से लपेटकर पवित्र गंगा में बहाकर पिता को मोक्ष दिलाने का कर्तव्य इन दोनों बेटियों के कंधों पर था। पूरे सैन्य सम्मान के साथ सीडीएस बिपिन रावत की अस्थियों को हरिद्वार लाया गया। सैन्य काफिले के साथ अस्थियां हरिद्वार के गंगा घाट पर पहुंची। अस्थियों को विसर्जित करने से पहले सेना के बैंड ने सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। अस्थि विसर्जन का यह कार्यक्रम हरिद्वार के वीआईपी घाट पर हुआ था। ओम अंतरिक्षाय नमः। वहीं पर हिंदू परंपराओं के अनुसार पूजा अर्चना हुई। इसके बाद दोनों बेटियों ने अपने पिता की अस्थियां मां गंगा में प्रवाहित कर दी। अस्थि विसर्जन के साथ ही देश के महायोद्धा सीडीएस बिपिन रावत का एक जीवन चक्र पूरा हो गया। देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस वीर योद्धा को याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। जनरल बिपिन रावत जी का जाना हर भारत प्रेमी के लिए, हर राष्ट्र भक्त के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जनरल बिपिन रावत जी जितने जांबाज थे, देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितनी मेहनत करते थे, पूरा देश उसका साक्षी रहा है। सीडीएस बिपिन रावत की अस्थियों का विसर्जन करने के लिए उनकी बेटियां और परिवार के लोग भी वहां पहुंचे थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट भी वहां पहुंचे। बहुत सपने थे उनके, बहुत सपने थे, बॉर्डर तक जाते थे, कोई स्पॉट उन्होंने नहीं छोड़ा था। अभी उनका ये जान के आपको ताजुब होगा कि रायवाला स्टेशन पर आने वाले थे। अभी कुछ दिनों बाद, कुछ ही दिनों में यहाँ आने वाले थे। पूरी तैयारियां थी उनकी कुछ ही दिनों में। यानी मेरा कहने का मतलब है कि हो सकता है कि अगर जीवित होते तो 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर। तो ऐसी कभी कभी पूछता था मैं। सपने उनके पूरे देश को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने के सपने थे। चाक चौबंद कर ही रहे थे लगातार
क्या नहीं हुआ आप जानते हैं उनके ज़माने में। 8 दिसंबर को हुए हादसे में CDS रावत के अलावा 11 जवान और शहीद हुए थे। इन्हीं में से एक थे भारतीय वायुसेना के जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास। राणा प्रताप का पार्थिव शरीर आज भुवनेश्वर पहुंचा। भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर ही उनकी श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने देश के इस वीर जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद राणा प्रताप का परिवार दुख से टूटा हुआ था। तिरंगे से लिपटा शव देखकर परिवार के आंसू नहीं संभल रहे थे। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। पिता और मां के आंसू तो जैसे सूख चुके थे। शहीद जवान के सम्मान में बड़ी संख्या में आम लोग भी श्रद्धांजलि देने आए थे। 8 दिसंबर को हुए हादसे ने सेना ही नहीं देश को गहरा सदमा दिया है और इसका असर धीमे धीमे ही जाएगा। हरिद्वार से मंजीत सिंह नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए खबरदार। भारतीय संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने पर बहस खूब होती है, लेकिन इसको लेकर ठोस कदम नहीं बढ़ाए जाते। लेकिन जर्मनी इस मामले में एक कदम आगे हो गया है। जर्मनी एक उदाहरण के तौर पर दुनिया के सामने आया। जर्मनी की कुल जनसंख्या में महिलाओं का अनुपात 50.57% है और अब जर्मनी की कैबिनेट में भी 50% पोर्टफोलियो महिला सांसदों को दिए गए हैं। हाल ही में एंजेला मर्केल का 16 साल का कार्यकाल खत्म हुआ और अब जर्मनी को ओलाफ शॉल्स के रूप में अपना 9वां चांसलर मिल गया है। वैसे तो एंजेला मर्केल ने एक पुरुष को सत्ता सौंपी है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जर्मनी की कैबिनेट में महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों के बराबर हो गई है, यानी 50-50। जर्मनी के नए चांसलर ने चुनाव के दौरान इस बात की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि वो अपनी कैबिनेट में अधिक से अधिक महिलाओं को शामिल करेंगे। अब उनकी नई कैबिनेट में करीब 50% महिलाएं हैं। जर्मनी को अब महिला के तौर पर अपना पहला विदेश मंत्री और गृह मंत्री भी मिलेगा, यानी सरकार चलाने से जुड़े महत्वपूर्ण पद महिलाओं को दिए जाएंगे। फिलहाल आज खबरदार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।